हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र जो कि साइंस का होता है, विज्ञान का 25 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। बाकी जो 20 नंबर बचते हैं उसमें आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न मिलाकर आते हैं। तो इस एकमात्र वीडियो में अभी तक आपने चाहे कुछ भी पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, इस क्लास में हम पूरे के पूरे 2022 से लेकर 16 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। एक एक क्वेश्चन का हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए आप पेशेंस बना के रखेंगे और एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो करते हैं पहले क्वेश्चन का शुभारंभ। ये रहा पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो कि 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो सूत्र से याद कर सकते हो आप। धारा को आई से दिखाते हैं। आई बराबर होता है क्यू अपान में टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान में टी। आप इस फार्मूले से विद्युत धारा की परिभाषा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी चालक तार में क्यू क्या है? आवेश है, टी समय है। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो अगर विद्युत धारा की परिभाषा पूछी जाए तो आप बताएंगे किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर। मान लो बाय द वे ऑप्शन में एम्पियर ना दे तो आप किसको टिक करके आएंगे, तब आप कह सकते हो क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम को सी से दिखाते हैं। और ये बटे लगा है, बटे का मतलब प्रति, और टाइम सेकेंड, इसका मात्रक होगा समय का। तो क्या बन गया? कूलाम प्रति सेकेंड। तो अगर ऑप्शन में एम्पियर ना दिया हो तो कूलाम प्रति सेकेंड दिया हो तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब ये कूलाम किसका मात्रक है? तो कूलाम आवेश का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट विभव का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, और सेकेंड समय का मात्रक होता है। तो इस प्रश्न से इतना चीज़ आपने सीखा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया गया है? किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? मतलब शुष्क सेल को तो आप दोबारा एक बार यूज कर लेंगे तो उसमें दोबारा से आप उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। वोल्टेज सेल में भी नहीं होता है, डैनियल सेल में भी नहीं होता। जो लेड है ना, संचायक सेल होता है, मतलब सीसा संचायक सेल, उस सेल को हम पुनः से क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है। सब देखो चुंबक के बारे में है, तो पहले आपको हम बताते हैं चुंबक क्या है। तो आपको पता ही होगा चुंबक क्या होता है। लोहे या लोहे से बनी वस्तु को जो वस्तु अपनी तरफ खींचती है वो क्या कहलाता है? चुंबक। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चुंबक होता है ये लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो चुंबक होता है इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, मतलब एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। और इन दोनों ध्रुवों को आप अलग भी नहीं कर सकते, चाहे इतना आप चुंबक को चाहे इतने छोटे छोटे टुकड़े में काट दें, लेकिन इसका जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ये कभी खत्म नहीं होता। मान लो अगर आपने काटा तो जो इसका छोटा टुकड़ा बनेगा उसमें फिर आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। क्लियर? इतना याद रखेंगे। ठीक है। और अगर बात करें कि 2 चुंबक, ठीक है, अगर 2 चुंबक आपके पास हैं, दोनों के अगर समान ध्रुव हैं, ठीक है, समान ध्रुव है, मतलब कि नॉर्थ नॉर्थ है और दोनों, तो क्या करेंगे? समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना। अगर मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को दूर हटा देंगे, चिपकेंगे नहीं। वही अगर बात करें कि अगर विपरीत ध्रुव है, मतलब एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और एक चुंबक ले लें तो उसका दक्षिणी ध्रुव, तो इसमें क्या हो जाएगा? विपरीत ध्रुव है, मतलब एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, मतलब ये चिपक जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, तो चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होता है। अगला, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो बिल्कुल, अगर आपने देखा है पृथ्वी में क्या होता है? ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, ठीक है, वो हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? खींचने का प्रयास करती है ना, ग्रेविटी। तो ये चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। तो ये ऑप्शन सही है, तीसरे का बी। अच्छा, सा वाला देखो, बा वाला सही है, मतलब चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो विपरीत ध्रुवों में अभी आपने देखा, अगर विपरीत ध्रुव है चुंबक के तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण नहीं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अभी तक ऑप्शन बा सही लग रहा है। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है।
तो होता तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केवल हम प्रतिकर्षण से ही बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा आवेश में भी होता है ना। अब देखें कि अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होता है, अगर विपरीत है तो आकर्षण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा इसमें सही हो जाएगा। तीसरे में जो पृथ्वी है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन चौथा, क्या दिया गया है, सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाएं। तो खाद्य श्रृंखला आपको पता है कि जब कोई एक श्रृंखला बनेगी मतलब एक जीव दूसरे पर डिपेंड होगा। जैसे कि घास है, घास को कौन खाएगा, गाय, ये तो सही है, लेकिन गाय को हिरन ये थोड़ी ना खाएगा, तो ये तो गलत हो गया। वैसे भी घास को भेड़िया खाएगा, घास भेड़िया थोड़ी ना खाता है, तो मांसाहारी होता है। तीसरा देखें सा वाला, घास को कीड़ा खाएगा, कीड़े को चिड़िया खा लेती है बिल्कुल, और चिड़िया को सांप खा लेता है, तो ये वाला सही लग रहा है। तो चौथे में ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला तो ये वाला तो वैसे भी गलत होगा। ठीक है ना, घास सांप कहाँ खाएगा, वैसे भी गलत है। पांचवा देखें आप, आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है। तो आवर्त सारणी अगर बोले तो आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी, तो अगर आप पूछा जाए तो आप बताएंगे किसने बनाई थी, तो उनका नाम था मेंडेलीव। 1869 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। और जो वर्तमान में पढ़ी जाती है आधुनिक वाली, वो किसने बनाई है, तो उनका वो जो सारणी है आधुनिक उसको बनाई है हेनरी मोजले ने। तो ऐसे बने होते हैं आवर्त सारणी में, आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो इधर क्या होता है, हाइड्रोजन पहले वाले में, इधर क्या लिखा होता है, हीलियम एच ही होता है। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब निष्क्रिय गैस है, या फिर जिन्हें हम नोबेल गैस भी कहते हैं, ये इसमें आता है। तो हीलियम किधर है, देखो आवर्त सारणी में ऊपर की तरफ किधर है, दाईं ओर, इधर से इधर की ओर गए, दाईं ओर है। तो बताइए आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान कहाँ है, ऊपर दाईं ओर है। कहाँ पे है, ऊपर दाईं ओर है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा अगला क्वेश्चन, कैलामाइन का रासायनिक सूत्र है। तो कैलामाइन का रासायनिक सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। क्या होता है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला देखिए 7 नंबर, RBC की जीवन अवधि कम हो जाती है किस रोग में। ये सभी बीमारियां हैं, तो कह रहा है किस बीमारी में इसकी जो अवधि है, आपने देखा होगा कि RBC का जीवन काल कितना होता है, अवधि 20 से लेकर 120 दिन है ना, इतने दिन तक ये जीवित होती हैं, उसके बाद इनकी डेथ होती है। तो एक बीमारी है थैलेसीमिया, अगर ये बीमारी हो जाती है तो जो RBC का जो जीवन अवधि है ये कम हो जाती है, 20 से 120 से बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत जल्दी ही इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। एनीमिया रोग, तो एनीमिया रोग कब होता है, जब व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाए, ब्लड की। ठीक है ना। और ये जो RBC है ये ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड कोशिका में ही पाया जाता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे जो हमारा ब्लड होता है, अगर बात करें ब्लड, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है क्या, प्लाज्मा। एक क्या होता है, प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। ठीक है ना, ब्लड की पूरी मात्रा का 55% प्लाज्मा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब जो 45% होता है, इसमें होती हैं 45% में रक्त कणिकाएँ। क्या होती हैं, रक्त कणिकाएँ। ठीक है ना। तो ये तो ब्लड है, तो ब्लड में 2 चीज़ पाई जाती है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ। अगर बात करें प्लाज्मा किससे बना है, तो प्लाज्मा में जो होता है 90% तो केवल पानी ही पानी होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। और जो 10% बचा प्लाज्मा में, ये जो है इसमें क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है, जिसमें आपके फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन पाए जाते हैं। अब रक्त कणिकाएँ ये 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, RBC, और कौन, WBC, और कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो इन सबसे मिलके आपका बनता है कौन सा चीज़, रक्त बनता है। तो रक्त में आपके प्लाज्मा और क्या पाया जाता है, रक्त कणिकाएँ। तो अगर ब्लड की कमी होने जाती है शरीर में, रक्त की, तो रक्त की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए जो हीमोफीलिया रोग है दिया गया है, हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया है ना, और वर्णांता ये रोग है। ठीक है, ये ऐसे रोग हैं, ये आनुवांशिक रोग है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, और इनका जो है उपचार भी नहीं किया सकता, मतलब इनको सही भी नहीं किया जा सकता है। और हीमोफीलिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो जब व्यक्ति को चोट लगती है तो इसमें जो ब्लड का क्लोट है वो नहीं बनता है। आमतौर पर आप देखते हैं चोट लगती है तो कुछ समय बाद में ब्लड क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, थक्का बन जाता है और रुधिर का अंदर से बहना रुक जाता है। ठीक है ना। जबकि हीमोफीलिया रोग में ऐसा नहीं होता, अगर चोट लग गई तो व्यक्ति क्या, जो ब्लड है उसका क्लोटिंग नहीं हो पाती है और लगातार ब्लड बहता रहता है, और लास्ट में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, फिर मृत्यु हो जाएगी। और इस रोग को ठीक भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये आनुवांशिक रोग है। अगला देखिए 8 नंबर देखिए आप, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या चीज़ बढ़ती है या घटती है। तो जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से, मतलब कि इधर से
है ना, इधर की ओर जाते हैं, इधर की ओर। तो क्या चीज़ कह रहा है कि इसमें क्या होता है, तो जो धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, तो धन विद्युत प्रवृत्ति ये बढ़ती नहीं, ये घटती है। धात्विकता बढ़ती है नहीं, धात्विकता ऊपर से नीचे की ओर, मतलब वर्ग में ऊपर से, मतलब जो खड़ी लाइन है वर्ग, इसमें जब नीचे की ओर आते हैं तब बढ़ती है। आणविक त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या सही होगा, तत्वों के जो ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति है ये घटती जाती है, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है, अम्लीयता बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अगला 9 नंबर देखें, लैमार्कवाद का आधार क्या है, तो लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। याद रखेंगे, क्योंकि आप याद क्यों रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप देखोगे लगातार अभी कई क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट होंगे आपको, है ना। और आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सही से लगाया होगा तो आपको मिला होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट होते हुए मिलते हैं। आप कहेंगे स्पीड भैया ज़्यादा रखेंगे क्योंकि समय है नहीं, ठीक है ना। और आपको हम बताते चलें कि और भी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप क्लासेस को देख सकते हैं। मैथ की क्लास देखें आप, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे आप। विज्ञान की और भी क्लासेस अपलोड हैं पहले से भी, और भी विषयों की, चाहे वो आपका बोले तो गणित हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, और ठीक है ना, शांति शिक्षा है, आरंभिक स्तर पर जो भाषा है, ये सब अपलोड हैं। आप उनको देखते रहें, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण नहीं है। ये गलत दिया गया है, समीकरण नहीं कह रहा, इसमें होना चाहिए था क्योंकि इसको हम पहले भी पढ़ाए हैं। कौन सा सही है ये चाहिए यहाँ पे। तो अभी आपने शुरू में ही पढ़ाया था हमने, I बराबर Q अपान क्या होता है T, तो ऑप्शन नंबर बा ही सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। बाकी सब गलत होंगे इसमें, क्योंकि धारा I बराबर होता है Q आवेश बटे T समय, ठीक है। अगला तृतीय उपभोक्ता है, तो इसमें चेक करना है तृतीय उपभोक्ता कौन है। हरे पौधे हैं, हरे पौधे कौन खा लेगा, चूहा। तो ये चूहा क्या बन गया, प्राथमिक उपभोक्ता। अब यहाँ पे देखना डाउट बनेगा, अब देखो चूहे को बाज भी खा सकता है और यहाँ पे चूहे को सांप भी खा सकता है, तो ये तो खाद्य जाल बन रहा है एक प्रकार से, ठीक है। बट आपके जो सीरीज में अगर देखा जाए तो जो उत्तर को सही माना गया है वो माना गया है बाज को। वैसे तो यहाँ पे सांप भी बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये रहा चूहा, चूहे को कौन खा लेगा, चूहे को मान लेते सांप खाता है। अगर ऐसे का बनाएंगे चूहे को सांप खाया, सांप को बाज, तब तो ये तृतीय ही बन जाएगा बाज। तो इसको एक बार आप देख लेना, बाकी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला न बन के ये बन जा रहा है खाद्य जाल, क्योंकि एक ही चीज़ को कई चीज़ें खा रही हैं। उपधातु है, तो उपधातु याद रखेंगे आप, आर्सेनिक और एंटीमनी ये उपधातुएं होती हैं, जबकि जो लोहा है और सोना है ये सभी धातुएं हैं, और जो ग्रेफाइट है क्या है, अधातु है, ठीक है ना। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के का प्ररूप होता है, ये अधातु में आता है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर बात करें इसमें धारा का प्रवाह होता है, ये अपवाद है, ठीक है ना, अधातु में। अगला देखिए, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। अभी देखो ऊपर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो लैमार्क से, किससे, लैमार्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला नोबेल गैस का उदाहरण है। नोबेल गैस का मतलब जिसको हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करती है। कौन कौन होती है, हीलियम होती है, हीलियम है, नियान है, ठीक है ना, आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टान है। ये सभी जो गैसें होती हैं निष्क्रिय गैसें होती हैं। आपने देखा भी होगा जो विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है, आर्गन, ठीक है ना, और नाइट्रोजन, इन सभी गैसों को भरा जाता है। तो इसमें कौन सा उदाहरण है। और रेडान भी होती है, क्या होती है, रेडान, ये भी होती है। तो हाइड्रोजन ये नहीं होगा आपका, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ का दहन होता है, मतलब जलती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जलना बंद हो जाती है ना। अगर मोमबत्ती जल रही है, अगर आप उसको हाथों से दोनों तरफ से ढक लें तो कुछ समय बाद वो बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी से किसी भी चीज़ का दहन नहीं हो सकता है सही से। तो इसमें रेडान जो है, रेडान यही सही हो जाएगा। तो 14 में ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। क्या दिया गया है, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र बोले तो जनरेटर, जनरेटर क्या करता है बताइए। जो जनरेटर होता है ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किस ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आप देखे होंगे उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। जबकि विद्युत जो मोटर होता है, अगर पूछता है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा लेता है और उसके बाद हम उससे कोई भी कार्य करते हैं, मतलब यांत्रिक कार्य कर लेते हैं। तो जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जबकि जो जनरेटर है मतलब कि जनित्र है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है ना। अगला देखिए, विद्युत धारा का मात्रक है, ये तो भी आपने पढ़ा था, देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन, एम्पियर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही कर दिया है,
अगला देखिए, हेमेटाइट किसका अयस्क है? जो हेमेटाइट होता है ये लोहे का अयस्क होता है। किसका होता है? लोहे का, ठीक है ना। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना देरी किए हुए, ठीक है। क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, टाइम है नहीं, और डिटेल तरीके से करेंगे हम। आगे देखिए, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातु एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाए और एक धातु बने, है ना, दूसरी, तो वो क्या होती है? मिश्र धातु कहलाती है। अगर ये पूछे परिभाषा तो आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पीतल होती है, पीतल एक प्रकार से मिश्र धातु होती है, क्योंकि पीतल में क्या क्या होता है? तांबा और क्या होता है? जिंक। पीतल में क्या क्या होता है? तांबा होता है और जिंक, इससे मिलकर बनती है पीतल। तो पीतल क्या हो गई? मिश्र धातु, क्योंकि 2 धातु से मिलकर बन रही है, ठीक है ना। अगला देखिए, भारत में एनीमिया के कारण क्या है? भारत में जो एनीमिया रोग है, मतलब कि एनीमिया रोग किसे कहते हैं? जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, खून की, तो उसे एनीमिया रोग कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? गरीबी, बिल्कुल ये भी एक प्रकार से अज्ञानता भी है, गंदा रहन सहन भी है। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी के सभी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन का जो कारण होता है ये जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन, ठीक है, को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। याद रखेंगे, जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और जो उत्परिवर्तन की खोज है ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी, ये भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से दिश धारा का प्रयोग करते हैं। दिश धारा बोले तो धारा 2 प्रकार की होती है, डीसी और एसी, ठीक है। अगर पूछे विद्युत धारा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। डीसी बोले तो दिश धारा। तो ठीक है, इसमें एसी में क्या होता है? समय के साथ जो है इसमें धारा का मान में परिवर्तन होता रहता है, जबकि डीसी में समय के साथ धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अब इसमें किसका प्रयोग होता है? डीसी का, ये पूछा गया है। तो जो हम टॉर्च होती है, अगर देखा जाए तो टॉर्च में क्या होता है? टॉर्च जो होती है ये डीसी का प्रयोग ही इसमें होता है। जो सेल होती है चार्ज होने के बाद, है ना, तब तक जलती है जब तक एकदम से बैठ न जाए। अगर आप देखें तो तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दिश धारा है, मतलब समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता, जबकि एसी में प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन होता है। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो अगर बात करें पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी, तो वो है यूग्लिना, याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और बनता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, तो वायरस होता है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। पौधों और जंतु के बीच की जो कड़ी होती है वो तो क्या है? यूग्लिना है। अब वहीं अगर बात करें कि जो वायरस है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है ना। अगर वायरस शरीर के बाहर है तो क्या होता है? निर्जीव होता है, लेकिन जैसे शरीर में प्रवेश कर जाता है जीवित हो जाता है, तो ये कड़ी बन जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की। ऐसे ही यूग्लिना भी है, जो कि पौधों और जंतु के बीच की कड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, चुंबकीय पदार्थ है। अब चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ किससे बनता है? अगर बात करें तो चुंबकीय पदार्थ जो बनता है लोहे से बनता है, ठीक है ना। चुंबकीय पदार्थ इसमें कौन है? लोहा है, मतलब कि जिसको लोहा अपनी ओर आकर्षित कर सके, तो लोहा होगा इसमें, ठीक है। बाकी तांबा, रबड़ ये सभी नहीं होंगे। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, मतलब आरबीसी की बात कर रहा है ये, है ना, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, हमारे मतलब कि अस्थि मज्जा में होता है। जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो थोड़ा मोटी मोटी हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में खोखला थोड़ा सा पार्ट होता है जिसमें बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा, और उसी में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो लाल अस्थि मज्जा में वैसे होता है, लेकिन अस्थि मज्जा है तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो मैंने अभी पहले ही बताया था, अगर याद हो तो विद्युत जो बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है, जो तार होता है, जो जलता है, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। अगर इसका गलनांक पूछे तो अगर देखा जाए सामान्यतः तो 3400 कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अगर वही बात करें एनसीईआरटी की डाटा अगर देखें तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग दिया गया है, तो टंगस्टन हो जाएगा। अगला देखिएगा, एलिसा परीक्षण है। एलिसा परीक्षण किसमें किया जाता है? तो जो एलिसा परीक्षण होता है ये किया जाता है जब किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है? एड्स रोग हो जाता है, तो एड्स की बीमारी में करते हैं एलिसा परीक्षण। तो अब आपको एड्स के बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब एड्स का पूरा नाम पूछ सकता है कभी कभी, तो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का समूह होता है, ठीक है। और इसका जो वायरस होता है सबको पता होगा क्या होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका पूरा नाम होता है। इतना चीज़ आप इसको याद रखेंगे। और जो टाइफाइड है इसमें बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट। अगला देखिए, गैलेना किस धातु का अयस्क है? जो गैलेना होता है ये लेड का अयस्क है,
किस धातु का? लेड धातु का अयस्क है गैलेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों को क्या बनता है? मतलब वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है, ये पूछा गया है। तो बताइए इन्वायरमेंट और जीवधारी के पारस्परिक संबंध से क्या बनेगा? तो वो बनता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। समझ रहे हैं ना, क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, ठीक है। अगला, शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? तो जो शुष्क सेल होते हैं उसमें जो एनोड का कार्य करती है वो कार्य करती है कार्बन। याद रखना, कौन कार्य करती है? कार्बन, ठीक है ना। तो शुष्क सेल में जो है किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? तो आप कहेंगे कार्बन। अगला देखिएगा, ये रहा, और इसमें ये लास्ट पार्ट है, मतलब इस बहुविकल्पीय का देख रहे हो, पूरा का पूरा हमने बहुविकल्पीय कवर कर लिया जो 22 से लेकर 16 के बीच में आए हुए थे, और विद डिटेल। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? तो रुधिर का थक्का बनाने वाली जो रुधिर कणिका होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। जो हमारे ब्लड में क्या करती है? रुधिर का थक्का जमाने काम करती है, क्लोट बनाने का, प्लेटलेट्स होती है। अगला, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे आप याद रखेंगे, जो प्राकृतिक चयनवाद है ये डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि कौन सी नहीं है? तो सांद्रण विधि इसमें से कह रहा कि कौन सी विधि सांद्रण नहीं है? फेनप्लोन विधि भी होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि भी है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, लेकिन जो निस्तापन विधि है ये नहीं है, क्योंकि इसमें सांद्रित अयस्क को हम किसी निश्चित मात्रा के सेल्सियस तक गर्म करके जो है करते हैं निस्तापित, ठीक है ना। अगला देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े पर या रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ है उस पर कैसा आवेश आ जाता है ये पूछा जा रहा है। तो उस पर आ जाता है धनावेश। क्या आ जाता है? धनावेश। आपने देखा होगा जब आप बालों में कंघी को रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को के पास ले जाते हैं तो कागज़ का टुकड़ा क्या होता है? उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसमें चिपक जाता है, ठीक है। और ये आवेश, ये गुण क्या होता है? आवेश का गुण होता है। अगला, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, अब आवर्त सारणी में समूह में मतलब जो ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ऊपर से नीचे मतलब कि इधर से इधर को आने पर कह रहा है कि नीचे जाने पर क्या होता है? तो नीचे जाने पर होता क्या है? तो आइए देखते हैं। क्या आयनिक त्रिज्या घटती है? ये तो आयनिक त्रिज्या घटती नहीं भैया, आयनिक त्रिज्या क्या होती है? ऐसे याद रखेंगे, बढ़ती हुई चली जाती है, रेडियस बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है ना। अगला कह रहा है सुचालकता घटती जाती है, तो नहीं, मतलब धातु प्रवृत्ति बढ़ती है, जैसे सुचालकता भी बढ़ती है तो घटती जाती है, ये भी गलत है। घनत्व तो घटता जाता है, तो क्या डेंसिटी घटती जाती है? क्या घनत्व तो और बढ़ता हुआ चला रहा है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, तो बढ़ता जाएगा, ये भी गलत है। धात्विकता बढ़ती जाती है, बिल्कुल मैंने कहा ना, धात्विकता क्या होती है? बढ़ती जाती है, जिसके कारण सुचालकता भी बढ़ती जाती है, घटती ही आती है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने सभी के सभी प्रश्न कर लिए जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे। आप कुछ क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं OMR के, मतलब कि OMR नहीं, ऑब्जेक्टिव बोले, ठीक है ना, बहुविकल्पीय। अगला क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश आपने पढ़ा ही होगा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, तो चुंबक के द्वारा क्या चीज़ आकर्षित होगा? तो चुंबक के द्वारा जो होता है, लकड़ी का बुरादा बिल्कुल नहीं होगा, कांच का भी नहीं होगा, तांबे का भी नहीं होगा, लोहे का बुरादा। लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर ये खींचता है चुंबक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। अगला देखिए क्वेश्चन, ये रहा, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता। किसके आर पार चुंबक का प्रभाव नहीं जा पाता है? तो लोहे की चादर के आर पार चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं जाता है। अगला, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इसमें से कह रहा है कि अचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो अचुंबकीय पदार्थ कौन होगा? निकेल भी होगा, है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों? ये तो चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, निकेल, लोहा, कोबाल्ट, ये सभी चुंबकीय है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, सोना, ये जो होगा अचुंबकीय पदार्थ है। अगला देखिए, दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार के विद्युत धारा का प्रयोग होता है? देखो अभी हमने पहले एक्सप्लेनेशन किया था इसका कि डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो जो धाराएं हैं ये कितनी प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, AC और DC, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा। अगला देखिए क्वेश्चन, सेल के प्रकार है, तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल जो है आपके प्राथमिक सेल भी होते हैं, द्वितीयक सेल भी होते हैं, तो आ और बा दोनों सही हो जाएगा इसमें।
मतलब दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग इसमें से किसमें होता है? तो अगर देखें विद्युत धारा का जो हीट का प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, ये आपके फ्यूज में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगला, रुधिर कणिकाएँ हैं। तो रुधिर में कणिकाएँ कौन कौन सी होती हैं ये बताना है। तो रुधिर कणिकाएँ में अभी आपने पढ़ा था 3 होती हैं, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएँ, है ना। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। तो उपरोक्त सभी के सभी सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो मैंने बताया था 20 से 120 दिन, तो 120 दिन होगा इसमें सही। अगला, मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं, मनुष्य के ब्लड में जो प्रोटीन पदार्थ होते हैं कौन कौन होते हैं? तो आइए देखते हैं। इसमें आपका प्रतिजन भी होता है, ए और बी, और प्रतिरक्षी भी, एंटीबॉडी और एंटी, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरक्षी को क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज, है ना। तो ये होते हैं, प्रतिजन होता है और प्रतिरक्षी होते हैं। अगला, किस प्रकार का रुधिर बैंक में रखा जाता है? ब्लड बैंक में किस प्रकार का ब्लड रखा जाता है? विषाणु से मुक्त, बिल्कुल, जीवाणु से भी मुक्त, प्रोटोजोआ से भी मुक्त, मतलब उपरोक्त सभी प्रकार के ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, और ये आपके लिए लास्ट पेज हम ले रहे हैं बहुविकल्पीय का। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज शुरू कर देंगे हम, है ना, उसको भी बहुत अच्छे समझेंगे। ये रहा, और रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम, तो अभी आपने देखा प्लेटलेट्स, पढ़े थे आप। ये जो है ब्लड का क्लोट बनाने का काम करती है, स्पीड ज़्यादा है भैया। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने बताया था कितने, ए बी और ओ ग्रुप, ठीक है ना। तो 4 ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ, जिसमें जो आपका ए बी है वो सर्वग्राही होता है, और ओ जिसके पास होता है वो सर्वदाता, मतलब सबको अपना ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अगला देखें आप, रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अभी आपने देख ही लिया, रक्त को कितने, 4, कितने भागों में बांटा गया है? 4, ए बी और ओ। अगला क्वेश्चन, ओ रक्त वर्ग है, अभी मैंने बताया वो क्या है, सर्वदाता है, जबकि जो ए बी होता है वो सर्वग्राही, मतलब सबका ग्रहण करने वाला होता है। अगला देखिए आप क्वेश्चन, ये रक्त की संरचना के मुख्य अवयव हैं। तो रक्त में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, मैंने बताया था ये लगभग 55% भाग बनाता है ब्लड का, और जो शेष बचता है 45% वो बनाती हैं रक्त कणिकाएँ, जो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आ और बा दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के कार्य हैं, मतलब रक्त क्या कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर? हार्मोन का संवहन करता है, बिल्कुल, पोषक पदार्थों को भी ले जाता है हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों में, ताप का भी नियमन करता है। तो उपरोक्त सभी कार्य रक्त करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप बना के भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको पढ़े हैं तो आप एग्जाम में बढ़िया नंबर करके आएंगे ही आएंगे। अगला, भारत में एनीमिया के क्या कारण है? तो अभी आपने देखा था ये सभी कारण बनेंगे इसमें, क्योंकि अज्ञानता भी, गरीबी भी, गंदा रहन सहन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए समय ज़्यादा देंगे नहीं हम। अगला देखिए, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। किसमें? रक्त का जो थक्का है ये किस बीमारी में जो हो जाती है, धीमी हो जाती है, मतलब कि बहुत, मैंने बताया था ना कि हीमोफीलिया रोग में ब्लड क्लोट बनता ही नहीं है, तो यही हो जाएगा, बहुत धीमी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है किस बीमारी में? जो डब्ल्यूबीसी है ये इसकी कमी हो जाती है, तो श्वेत, है ना, जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है तो श्वेत रक्त जो कण है उसका इसमें हीनता पाई जाती है, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। अगला देखिएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा इसमें। अगला देखें आप, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस जो रोग है का कारण क्या है? तो लीवर सिरोसिस जो रोग होता है इसका जो कारण है वो कारण है हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। अगला देखिएगा, एड्स का पूरा नाम, तो एड्स का पूरा नाम मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब ऑप्शन नंबर 7 सही होगा इसमें। ऐसे HIV का पूछता है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्टिंग करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के। इसी वीडियो में मात्र मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप सही से देख लेंगे तो गर्दा ही काट के आएंगे, पूरा अच्छा नंबर लेके आएंगे एग्जाम में। चुंबक के कोई 2 उपयोग बताइए। आइए देखते हैं। चुंबक तो भी मैंने अभी बताया था पहले ही आपको, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे, क्या कहलाता है? चुंबक। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक का हम जो है, चुंबक का जो ध्रुव वाला जो सिस्टम है इसको आप अलग भी नहीं कर सकते। चुंबक कुछ है इतने छोटे छोटे टुकड़े में आप काट दें, लेकिन जो टुकड़ा बनेगा प्रत्येक चुंबक में आपका जो है फिर ध्रुव आ जाएगा, कौन कौन सा? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, मतलब अलग नहीं कर सकते आप। तो आइए देखते हैं कि चुंबक के उपयोग। लोहे के बड़े बड़े जो है कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं, मतलब जो क्रेन बनाए जाते हैं उठाने वाले, उसमें प्रयोग करते हैं।
विद्युत मोटर में इसका उपयोग आप देखें बहुत ही मात्रा में किया जाता है, सब में बिना चुंबक का चलता ही नहीं है। जो पंखा होता है, कपड़े धोने वाली मशीन है, जहाँ पर भी मोटर का यूज होगा वहाँ चुंबक का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। आकाशीय बिजली गिरने पर पहले चमक दिखाई देती है फिर गरज सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब आकाश में बिजली जब गिरती है तो पहले चमकती है, उसके बाद कुछ समय बाद हमें आवाज़ गड़गड़ाहट सी सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? तो क्यों बता दें आपको, क्योंकि जो हमारी जो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो चमक है, चमक बोले तो प्रकाश, जो प्रकाश की चाल होती है आप पढ़े होंगे कितनी होती है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जबकि ध्वनि की बहुत कम, इसकी की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये पहले हमको चमक दिखाई दे देती है और ध्वनि उस समय बाद सुनाई पड़ती है। तो यही मेन कारण है। तो देखिए, क्योंकि बिजली की चमक की गति ज़्यादा होती है और गरज की गति कम होती है, इसलिए पहले चमक दिखाई देती है फिर गरज सुनाई देती है। जैसे आकाश में रॉकेट है ना, छोड़ने पर पहले रॉकेट दिखाई देता है फिर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्लियर? तो मेन रीज़न समझ में आया, यहाँ पे स्पीड की बात है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ये सभी देख रहे हो क्वेश्चन 2022 में एग्जाम में आपके आए हुए हैं। मनुष्य के किन्हीं अवशेषीय अंगों के नाम, तो पूंछ है, निवेशक पटल होगा, कर्ण, पल्लों की पेशियां हैं, अपेंडिक्स है और अक्लदाढ़ है। ये सभी जो है मानव शरीर के क्या है, अवशेषीय अंग है तो शरीर में, लेकिन इनके होने ना होने से कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो खाद्य जाल एक होता है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य जाल के बारे में समझते हैं। किसी भी परितंत्र में विद्यमान खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतरक्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डे को गिरगिट है ना, और गिरगिट या छिपकली को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। तो यहाँ पे उत्पादक कौन बनेगा? अगर ऐसे दिया है पूछ ले उत्पादक, तो उत्पादक तो घास है, और जो टिड्डा है ये प्राथमिक उपभोक्ता बनेगा क्योंकि ये इसको खा रहा है, और जो गिरगिट या छिपकली है ये टिड्डे को खा रही है तो द्वितीयक बनेगी, और जो बाज है ये क्या बन जाएगा? तृतीय बन जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके ऑप्शन में था, अगर आपने देखा हो तो। ये रहा अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, कभी कभी ये भी आता है, देखो 2022 में आया हुआ था। किसी बालक नहीं चालक रहेगा, यहाँ पे किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 8 वोल्ट है और उसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम के नियम का सूत्र होता है V = I × R, जहाँ V क्या होता है? विभव होता है, I धारा और R चालक का प्रतिरोध। तो यहाँ पे V = I × R होता है, तो आपको क्या बताना है? इधर देखो R बताना है, प्रतिरोध मतलब R, तो R बराबर क्या बन जाएगा? इसी सूत्र से R बराबर बन जाएगा V/I, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो रख दो मान, V का मान कितना दिया है? 8 वोल्ट बटे धारा कितना? 2, तो 2 चौके 8, तो कितना आ गया? 4, और इसका मात्रक होता है ओम, और ओम को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो 4 ओम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं हम, इसमें लगा है वैसे पहले भी। यदि क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और भी जो भी आपके मित्र हों उनसे भी सब्सक्राइब आप करा सकते हैं, अगर कोई द्वितीय सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में हो, है ना, या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी तैयारी करना चाहता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर कर देना अगर क्लास पसंद आई होगी तो, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा जो है स्कोर मिलेगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये रहा, धातु कर्म किसे कहते हैं? तो धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से अशुद्धि को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का जो प्रक्रम है क्या कहलाता है? धातु क्रम। आप ऐसे भी लिख सकते हो धातु क्रम की परिभाषा, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है? धातु कर्म। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है, और ये क्रिया सांद्रता के द्वारा, निस्तापन के द्वारा, भर्जन के द्वारा, प्रगलन विधि के द्वारा, धातुओं के शोधन के द्वारा कर ली जाती है। ठीक है ना, मतलब अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है इन विधियों के द्वारा, निस्तापन के द्वारा, प्रगलन द्वारा, भर्जन के द्वारा, है ना, सांद्रता के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो अयस्क से शुद्ध धातुएं प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। आगे देखिएगा, आवर्त सारणी में दुर्लभ या फिर मृदा तत्व जो लैंथेनाइट्स होते हैं इनके परमाणु क्रमांक लिखिए। तो आपने देखा होगा जो हमारी टेबल बनी होती है आवर्त सारणी ऐसे कुछ होती है ना, ऐसे, फिर इधर बनी होती है और इधर नीचे 2 लाइनें आप देखे होंगे पड़ी रहती है। तो ये एस ब्लॉक होता है इधर वाला, बाईं तरफ वाला सारणी में, इधर वाला पी ब्लॉक होता है, और जो बीच में होता है वो डी ब्लॉक, और जो बाहर बनी होती है 2 लाइनें ये होती हैं एफ ब्लॉक।
तो ये जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। और इसमें दो होती हैं, लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स होते हैं। तो जो लैंथेनाइट्स है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 57, और ये इनका शुरुआत होता है 57 से और कहाँ तक जाती है 71 तक जाती है। और इन सभी तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, ठीक है। और इन्हें मुख्य आवर्त सारणी से बाहर नीचे रखा गया है, मतलब कि एफ ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में रखा गया है? एफ ब्लॉक में, अगर पूछ ले ब्लॉक तो। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में एड्स का विषाणु पहुंच जाता है, मतलब HIV वायरस, तो होता क्या है कि बाहरी संक्रमण से बचाने वाली कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स, जिनको T4 कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। समझे आप? अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वहारी जंतु जो आप शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो तो सर्वहारी कहलाएगा। जैसे कि मनुष्य है, जंतु है, तो जो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें सर्वहारी जंतु कहते हैं। सर्वहारी जंतु का एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट मनुष्य, है ना, जो कि सर्वहारी में ही आता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त जमने में फाइब्रिनोजिन, ये प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है, इसकी क्या भूमिका है? लिखिए। तो पहली बात तो अगर फाइब्रोजन ये कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में ही होती है। ये प्रोटीन होती है जो ब्लड का क्लोट बनाने में सहायता करती है। तो आइए देखते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदलकर, किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में बदल जाती है, जो कि रेशे की भांति होती है। जो ये प्रोटीन होती है रेशे की भांति होती है फाइब्रिनोजन, और ये जो है प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो कि रेशे से युक्त बनी होती है। और अनेक फाइब्रिन के रेशे जो चोट वाला स्थान होता है उसके ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे रेशे हैं तो ऐसे जम जाएंगी ये, तो बताइए क्या होगा? ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो इन रेशों में रक्त कणिकाएं, मतलब RBC और WBC क्या होती हैं? उलझ जाती हैं, मतलब बाहर नहीं निकल पाती हैं। और क्षतिग्रस्त, मतलब लाल रक्त थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि रक्त का जमने की प्रक्रिया फाइब्रिनोजन कैसे निभाता है। तो जो फाइब्रिनोजन ये प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, होता है निष्क्रिय। जब चोट लगती है तो ये प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाता है और सक्रिय हो जाता है, क्योंकि ये रेशेदार होता है। तो ये RBC और WBC को जहाँ पे चोट लगी होती है उनको उलझा देता है और वो बाहर निकलना बंद हो जाती है, और कुछ समय बाद हमारा ब्लड का क्लोट बन जाता है, मतलब कि रुधिर का थक्का बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये है अयस्क के सांद्रण क्यों आवश्यकता है? अयस्क का सांद्रण करने की क्यों आवश्यकता होती है? लिखिए। और सांद्रण की सामान्य दो विधियाँ क्या है, उनके नाम लिखिए। तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क का प्राथमिक उपचार होता है। इसमें अशुद्धियाँ, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग किया जाता है। मतलब सांद्रण के द्वारा जो उसमें उपस्थित अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, इन सभी को अलग कर दिया जाता है। और इनकी कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इस विधि से भी होता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लोन विधि, अगर आपने देखा हो सही से तो आपको ऑप्शन में एक क्वेश्चन मिला था। चलिए आगे देखते हैं हम। विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रा को स्पष्ट कीजिए, जो कि हम पहले ही आपको बता दिए थे। तो किसी चालक तार में आप यही लिख के आएंगे, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्योंकि Q I बराबर क्या होता है? Q/T। आप सूत्र से याद करेंगे। Q क्या है? आवेश, T क्या है? समय। जब भी समय है ना सूत्र में बटे में लगा होता है अपॉन में, उसको कहते हैं दर बोला जाता है। तो Q आवेश है, तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर ना हो तो क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो जो एड्स है ये हमने बताया था HIV वायरस होता है, इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इसके द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, इनको क्या करता है? प्रभावित करता है। और धीरे धीरे प्रभावित जो कोशिकाएं होती हैं नष्ट हो जाती हैं और रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है, और अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है? रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? ये तो सब आपको समझ में आ गया होगा पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना से समान होते हैं, लेकिन जो इनके कार्य होते हैं अलग अलग होते हैं। मतलब जब इनकी ओरिजिन होती है और जो रचना होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं बाद में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं, जबकि मनुष्य के जो हाथ हैं, साथ नहीं हाथ, जो मनुष्य के हाथ हैं ये वस्तुओं को पकड़ने के लिए होते हैं। जबकि जब इनकी उत्पत्ति होती है और संरचना तो शुरुआत में सेम होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं? ये बदल जाते हैं। मतलब इनके जो कार्य होते हैं अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए न्यूमेरिकल भी आता है। अभी देखो 2022 में पूछा गया था, देखो 2020 में फिर न्यूमेरिकल आया है।
तो किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। तो अब इसकी मात्रा की गणना कीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको सोते बताया I बराबर क्या होता है Q अपान T, तो यहाँ पे रखेंगे तो Q बराबर क्या बनेगा IT बन जाएगा। Q बराबर क्या बन जाएगा I इंटू टी बन जाएगा, Q इधर चला आएगा। I का मान कितना एम्पेयर दिया है 5, ये अपना जो है मूल मात्रक में दिया है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। समय घंटे में दिया है, अब समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। 1 घंटे में कितने सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और जैसे ही 1 60 से और गुणा करेंगे सेकंड में चला जाएगा 36 सेकंड, तो 1 3600 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब 5 गुणे 3600 करो आप तो कितना आएगा 36 पंचे 180 मतलब 18,000, ठीक है। तो 18,000 आ जाएगा कूलाम, सी लिखेंगे आगे आप, तो 18,000 कूलाम होगा इसका उत्तर, ठीक है ना। तो फिजिक्स की जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसके आगे उसका लास्ट में मात्रक अगर है तो लिखना पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लिया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, है ना। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो आपातकालीन स्थिति में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में डॉक्टर के आने से पहले तक, डॉक्टर जब तक नहीं है उसके पहले तक जो भी प्रारंभिक सहायता दी जाती है रोगी को या व्यक्ति को, है ना, उसे क्या कहते हैं, उस उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो कुल मिला के आपातकालीन की स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला देखिए अयस्क किसे कहते हैं। अभी आपने धातु कणु पढ़ा था, अब पढ़ते हैं अयस्क। तो अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु का जो निष्कर्षण है अधिक मात्रा में, धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से और कम लागत में हो जाता है, क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे लोहे का अयस्क भी आपने पढ़ा था हेमेटाइट है ना। लेड जो होता है गैलेना का जो अयस्क है लेड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए थैलेसेमिया रोग के क्या लक्षण है। तो थैलेसेमिया जब रोग हो जाता है व्यक्ति के शरीर में तो चेहरा पीला और निस्तेज हो जाता है, सांसें फूलने लगती हैं, पेट फूलना, भूख नहीं लगती है, खाने के प्रति रुचि नहीं रहती और खाना खा लेने से उल्टियाँ हो जाती है, निरंतर ज्वर बना रहता है व्यक्ति के शरीर में, या शरीर का तापमान भी क्या होता है कम हो जाता है, कुल मिला के, है ना, ठंडी लगने लगती है उसको, और हृदय की जो गति है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और सिर लगता है कि काफ़ी हमारा बड़ा भारी भारी सा लग रहा है और शरीर की आकृति छोटी लगने लगती है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और जो है और भी है, सिर की जो हड्डियां होती है मोटी, सिर की हड्डियां मोटी और भौहों के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ होना लगता है। इस रोग के ये प्रमुख क्या है, लक्षण है। अगला देखो एड्स के लक्षण। एड्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एड्स रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1, पहली बात तो भूख न लगना, शरीर के वजन में कमी, बहुत ज़्यादा शरीर घटता हुआ चला जाता है, ठीक है, और ज्वर बना रहता है लगातार, ठीक है, और त्वचा पर दरोड़ियाँ बन जाती हैं, थकावट फील होती है और रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है, मतलब WBC की मात्रा में भी इफेक्ट होता है, ठीक है ना, कमी आती है। तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया, मतलब ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है और त्वचा कैंसर ज़्यादा ये अधिक होने का जो है बना रहता है, अधिक ये होता है, मतलब ये सब रोग अधिक मात्रा में हो जाते हैं जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है। और एड्स का पूरा नाम तो याद ही रखेंगे और एड्स के वायरस का भी नाम याद रखेंगे जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगला देखिए खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो खनिज किसे कहते हैं, खनिज वे भौतिक पदार्थ होते हैं जिनको खान से खोद कर, मतलब कच्चा जैसे कि खुदाई की गई और निकाल लाया गया, उन्हें खनिज कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर आदि ये खनिज है। जबकि बात करें अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क उन शैलों को कहते हैं जिन्हें हम खनिज हों जिनमें कोई, मतलब अयस्क खनिज को ही कहते हैं, लेकिन ऐसे खनिज होते हैं जो अयस्क होते हैं जिनको हम अधिक मात्रा में कम खर्च में और आसानी से प्राप्त कर लें, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, पहली बात तो जो लिंडेमान ने ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया है उस पर ही इफेक्ट पड़ेगा, है ना। एक जो है खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होगी इससे, ठीक है, क्योंकि हर एक जीव दूसरे जीव पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो देखते हैं। और अगर पूछे आपसे कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है किसके नियम पर आधारित है, तो लिंडेमान एक वैज्ञानिक थे, उनके नियम पर आधारित है। उन्होंने बताया था कि जब भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऊर्जा जाती है तो पहले वाले व्यक्ति की जितनी है उसकी 10% दूसरे वाले में ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा है ऊर्जा का संरक्षण नियम, उस नियम के अनुसार ऊर्जा को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से आप दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है इसके लिए। तो आइए देखते हैं, यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इनमें क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा।
तो यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर रिपीटेड है। 2000 अभी आपने देखा था 22 में आया था, 18 में, उसके पहले 20 में भी आया था और फिर मिला। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकेंड, दोनों याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। तो अभी आपने देखा था अपेंडिक्स है, साइरिस है, पूंछ है ना, कान की मांसपेशियां हैं और नरों में निप्पल्स का पाया जाना, ये सभी अवशेषीय अंग है ना। इनके होने ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन, मतलब जब एक प्रकार का ही जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो यह खाद्य जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहीं पे चूहा है ना, और चूहे को इधर बनाते बाज, तो चूहे को बाज भी खा लेगा और बेचारे चूहे को सांप भी खा सकता है ना, और अन्य भी जंतु खाए, तो ये एक प्रकार से जाल बनने लगेगा कि मतलब एक ही चीज़ को कई चीज़ों के द्वारा खाया जाया जा रहा है, तो ये क्या बन गया? खाद्य का जाल बन गया। और जब एक दूसरे पर डिपेंड बने श्रृंखला, तो उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अगला, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। तो विद्युत के 2 सुचालक सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, जबकि कुचालक रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है ना। सुचालक का मतलब क्या है? जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, और कुचालक का मतलब जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो आपने देखा होगा कि लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं? किसी जस्ते में जैसे कि डुबोकर फिर निकाल दिया है, जिससे जस्ते की परत लोहे पर चढ़ जाती है और जो लोहा होता है वो संरक्षित हो जाता है। तो ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को जब हम जिंक धातु में क्या करते हैं? उसका लेप चढ़ा देते हैं, तो धातु क्या हो जाती है? लोहे वाली संरक्षित हो जाती है, और यह क्रिया गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। अगला, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है, कौन? विद्युत ऋणात्मकता जो है ये किसी परमाणु का एक ऐसा रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है परमाणु के भीतर, वो क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। अगला, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस बी है ये विषाणु के कारण होने वाला एक लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस बी किससे संबंधित है? तो लीवर से संबंधित एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, मतलब वैक्सीनेशन के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दिश धारा किसे कहते हैं? तो जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दिश धारा कहते हैं। मैंने कहा था कि जो धारा है आमतौर पे 2 प्रकार की है, AC और DC। तो DC में समय के साथ साथ धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वबाहरी जंतु किसे कहते हैं? ये तो अभी आपने पढ़ा था, एकदम ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार के अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो इसमें करते हैं हम किस विधि द्वारा? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में जिनका घनत्व है ना उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है, उसको इसमें सही अशुद्धि को दूर करते हैं उसकी हम। एड्स का पूरा नाम सिंपल है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 प्रमुख विशेषताएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं ये समांतर नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि चुंबक है, आपको थोड़ा बताते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं इधर से निकलती हैं, इधर प्रवेश कर जाती है, मतलब इधर उत्तर है इधर दक्षिण, और ये एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई, मतलब ये बंद वक्र के रूप में चलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये सब याद रखेंगे आप, बस बहुत है। 1 एम्पेयर से आप क्या समझते हैं? तो 1 एम्पेयर का मतलब है कि जो सूत्र I बराबर Q/T होता है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पेयर कहेंगे। देखो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पेयर कहते हैं। तो 1 एम्पेयर में जितना आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है चालक तार में, वही क्या है? उस चालक तार का 1 एम्पेयर उसे हम कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं? आइए देखते हैं जैव विकास। तो जैव विकास कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की जो उत्पत्ति है उसको जैव विकास कहते हैं। तो कालांतर में जीवों की रचना तथा
कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। अगला, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? तो जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिक कौन कौन, लेमार्क और डार्विन, इनका नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वर्ष 1744 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क के विचारों को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के ये प्रमाणित है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला, प्राकृतिक चयनवाद क्या है? आइए देखते हैं प्राकृतिक चयनवाद क्या है। तो जीवों की संततियाँ वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीवन का चयन करती हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है। ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके 2016 से 22 के बीच में आए थे, हमने सबको रिपीट कर दिया है लघु उत्तरीय में, और उन्हीं से आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देखो क्वेश्चन कितनी बार आया, 22 में, 17 में, 19 में, 18 में, लगातार आया है। कौन सा क्वेश्चन है? मनुष्य के में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? सर्वदाता एवं सर्वग्राही रुधिर वर्गों के नाम लिखो। रुधिर वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, जो कि आप अगर देखें तो पहले ही पढ़ चुके हो, बस केवल एक बार रिवीजन करना है। आइए देखते हैं, फटाफट करते हैं रिवीजन, ठीक है। टाइम वेस्ट करना नहीं है, बस 1.5 घंटे के पहले इस क्लास को कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और अच्छा मार्क्स आप एग्जाम में करके आए। तो देखिए, रक्त वर्ग का पता सर्वप्रथम कार्ल लैंड ने लगाया था 1868 से लेकर 1943 के बीच में। इन्होंने, है ना, 1930 में लगाया था। तो कार्ल लैंड ने मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन? मैंने पहले ही बताया था, ए बी और ओ, ठीक है ना। तो जो ए है रुधिर वर्ग, इसमें जो एंटीजन होता है कौन होता है? कैपिटल ए। जबकि प्रतिरक्षी में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी, इसमें पाई जाती है स्मॉल बी, ठीक है। जो प्रतिरक्षी होते हैं इनको स्मॉल में लिखा जाता है, और जो प्रतिजन है, प्रतिजन मतलब एंटीजन, इनको कैपिटल से दिखाते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर रुधिर वर्ग ए पाया जाता है, उसके अंदर प्रतिजन ए होता है, एंटीजन ए ही होता है, लेकिन प्रतिरक्षी कौन होती है? स्मॉल बी, मतलब कि बी वाली। और जिसके व्यक्ति के पास कैपिटल बी वाला होगा, रुधिर वर्ग जिसका बी होगा, उसके अंदर एंटीजन वही होगा, मतलब बी, लेकिन जो प्रतिरक्षी होगा इसका अपोजिट होगा, ए होगा। और जिसके अंदर ए बी जो ग्रुप होगा, मतलब कि सर्वग्राही वाला, इसके अंदर दोनों आपके एंटीजन पाए जाएंगे, मतलब कि कैपिटल ए कैपिटल बी, लेकिन इनके अंदर कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। और जो ओ है, मतलब कि सर्वदाता, इनके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता, जबकि इनके अंदर एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, अगर एक बार आप सही से देख लेंगे तो इसको याद हो जाएगा आपके, ठीक है ना। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी, ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। और जो प्रतिजन होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, जो आरबीसी से चिपके रहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये कैपिटल में ए और कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्लियर हो गया हो? देख रहे हो कितनी बार आया था क्वेश्चन। धातु और अधातु में अंतर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो धातु और अधातु में अंतर, तो धातुएं क्या होती हैं? अपारदर्शी होती हैं। धातुओं के आर पार हम देख नहीं सकते, कुछ धातुएं एक्सेप्शन है, अपवाद में है, लेकिन लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं? अपारदर्शी होती है, मतलब जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते हैं। जबकि अधातुएं पारदर्शी होती हैं, लेकिन इसमें भी, है ना, ये तीनों होती हैं, अपारदर्शी और जो है पारदर्शी और पारभासी। पारभासी का मतलब आपने देखा है कभी कांच, कांच नहीं, अगर बात करें जो आपका कागज हो, कागज पे अगर तेल लगा दिया तो तेल के आर पार क्या हो जाएगा? कागज के आर पार लाइट कुछ ना कुछ जाएगी, तो धातु में आ जाएगा ये। तो इन क्षारीय प्रवृत्ति के अनुसार देखो, तो जो धातु होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है। और ध्वनि में अगर देखें तो धातुएं जब किसी वस्तु टकराती हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि अधातुओं से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला, हाइड्रोजन से क्रिया, तो अधिकतर जब धातु हाइड्रोजन से जब क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? यह जो होते हैं एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं, जबकि ये अस्थायी यौगिक बनाती है। जैसे कि हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन से क्रिया कर दे H+O2 तो क्या बना देता है? ठीक है, H+ क्या बोले यार, यहाँ पे H+O2 नहीं बोल सकते हम, C+O2 ले लें तो CO2 बना देगा ये, तो यौगिक बन जाएगी प्रकार से, है ना। या H2+ ले लें आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिली तो H2 बना देगी जल, ठीक है। अवस्था में देखें तो धातुएं सामान्यतः क्या होती है? ठोस। लगभग सभी धातुएं देखते होंगे आप बहुत ठोस होती हैं, है ना। तो कुछ है अपवाद, जो कि पारा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में।
और उनमें आघात वर्धना होती है, मतलब इनको पीट पीट कर आप इनको क्या कर सकते हैं, आप काफ़ी चौड़ा बना सकते हो चादर के रूप में। और इनमें तन्यता भी होती है, मतलब खींच खींच के पतले पतले तार बना सकते हो। आपने देखा होगा सबसे अधिक तन्य धातु आपकी सोना है। 1 ग्राम सोने से लगभग आप 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। जबकि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो सकती हैं। घनत्व देखते हैं तो धातु का घनत्व क्या होगा, अधिक होता है और इनका गलनांक भी अधिक होता है। और अधातु का गलनांक कम और घनत्व प्रायः कम होता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं और देखते हैं चमक के आधार पे। आपने देखा होगा धातुएं है ना, विशेषकर इनमें चमक भी होती है। ठीक है, धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले धात्विक चमक किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि धातुओं में विशेष प्रकार का चमक हो जाती है, पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और बात करें अधातु में तो हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन, इनको अगर छोड़ दें तो कोई भी धातु में चमक नहीं होती है। जबकि हीरे में चमक होती है, और जबकि हीरा क्या है, ये धातु नहीं है, अधातु है, कार्बन के प्ररूप है। हीरा है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन के प्ररूप है। और आयोडीन में भी एक प्रकार की चमक होती है, ये भी धातु है। मिश्र धातु, तो कुछ धातु आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया था, क्या कौन सा, पीतल वाला, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, तांबा और क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और जो अधातुएं हैं ये आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। अगर अम्ल से क्रिया करें तो धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जबकि अम्ल जो है ये जो है क्रिया करके, धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण नहीं बनाती हैं। चालकता के आधार पर देखें तो सभी धातुएं लगभग सुचालक होती हैं विद्युत की, जबकि ग्रेफाइट और कार्बन के अतिरिक्त ये सभी क्या होती हैं, कुचालक होती है। कार्बन में धारा का प्रवाह होता है और ग्रेफाइट में भी होता है, बाकी किसी भी अधातु में चालकता नहीं पाई जाती, मतलब कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। देखो 2 बार क्वेश्चन आया है ये। तो विद्युत धारा के खतरों से बचाव के उपाय, नंबर 1, आग बुझाने के यंत्र काम करने की स्थिति में होने चाहिए। ट्यूबलाइट के बजाय LED बल्ब का प्रयोग किया जाए। इमरजेंसी के दौरान भागने के लिए सीढ़ियाँ एवं रिफ्यूज एरिया को खाली रखना चाहिए। कटे फटे अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को फौरन बदल देना चाहिए, है ना। बिजली के खंभों और वृक्षों से दूर रहना चाहिए। धात्विक वस्तुओं से दूरी बनाएं। बिजली से सटे खंभों से जानवर न बांधें। बिजली के तारों पर लंगर आदि न लगाएं। बिजली के तारों से नीचे होलिका का दहन भी ना करें। तो ये सभी विद्युत धारा के खतरों से बचने के क्या क्या हैं, उपाय हैं। ठीक है, एकदम ईजी है, इसको तो आप डेली लाइफ के से रिलेट करके लिख देंगे एग्जाम में अगर आ गए तो। हेपेटाइटिस बी से संबंधित जानकारी प्रस्तुत कीजिए, इसके रोकथाम तथा उपचारों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं, है ना। तो यह यकृत का रोग है, मतलब लीवर से संबंधित रोग है। यकृत शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मानव शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं लीवर को। इस रोग में यकृत में सूजन आ जाती है, मतलब हेपेटाइटिस जब रोग होता है तो लीवर में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। और प्रारंभ में भूख न लगती है, जी में चलाता है और वमन के साथ, मतलब वोमिटिंग होने थे, उल्टी मतलब पलटी जिसे कहते हैं हम, और तीव्र जोर रहता है। सिर दर्द और जोड़ों में दर्द बना रहता है। संक्रमण के 3 से 10 दिनों के पश्चात मूत्र जो होता है ये गहरे पीले रंग का तथा विष्टा मल जो है वो हल्के रंग की आने लगती है इस रोग में। और हेपेटाइटिस विषाणु का संक्रमण रक्तदान, इंजेक्शन, सुई जब 1 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग करें, गोदना, चुंबन, एक ही ब्लेड का प्रयोग करने से ये होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी रोकथाम, मतलब कि हेपेटाइटिस की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो क्लोरीनीकृत या ओजोन उपचारित जल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के वस्त्र, बिछौने तथा बर्तन आदि को समय समय पर निसंक्रमित करते रहना चाहिए, है ना। हेपेटाइटिस बी, एंजीरिया बी, सैन बी, बैक बी का टीका लगवाना चाहिए, मतलब ये टीके के नाम है एंजीरिया, हेपेटाइटिस बी, एंजीरिया बी, सैन वैक बी, इनका टीका लगवाना चाहिए हेपेटाइटिस रोगी को। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम जानेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं और अपघटक क्या होते हैं। और या फिर इसका देख सकते हो ना, इसका वर्णन कीजिए और इनके घटकों को समझाइए। या फिर दूसरे लैंग्वेज में जैविक घटक क्या होता है, इनके घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी रहेगा बट जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 2 बार ये पूछा जा चुका है, पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का समूह विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि पेड़, पौधों एवं जंतुओं से मिलकर बनता है।
तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के समूह से मिलकर बना होता है, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब शामिल होते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत समस्त जीव अपनी खाद्य प्राप्ति मतलब कि खाने की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र जल की एक बूंद के समान छोटा भी हो सकता है और एक विशाल समुद्र के समान बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र जंगल या समुद्र, अस्थायी ताजे जल का तालाब है ना, या एक खेत, दोनों प्रकार का हो सकता है। तो संपूर्ण पृथ्वी का एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव समुदाय एवं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। ये अपने लिए समस्त जीवनोपयोगी तत्वों की प्राप्ति वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल से करते हैं। आइए देखते हैं इनके घटक। तो इनके घटक अजैविक और जैविक हैं। तो आइए देखते हैं पहले अजैविक के बारे में समझते हैं। अजैविक घटक में तो पारितंत्र के अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अकार्बनिक तत्व जैसे ऑक्सीजन O2 जिसका सिंबल है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, खनिज एवं लवण है ना, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम ये सब खनिज लवण है, फास्फोरस है, सल्फर है आदि। ये अकार्बनिक तत्व है। और कार्बनिक तत्व में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो लिपिड्स है मतलब कि वसा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी जिससे मिलती है वो वसा ही होता है, फैट ही एवं प्रोटीन, ये सभी क्या है कार्बनिक पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में तीसरा इसका पार्ट लेते हैं, 2 पार्ट तो हो गए, ठीक है। तीसरा ये रहा आपका जलवायु, ठीक है। अजैविक घटक का तीसरा पार्ट क्या है, जलवायु। क्लाइमेट फैक्टर जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप आदि। अगला जैविक घटक में देखते हैं हम। तो पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उत्पादक। तो उत्पादक जैसे कि हरे पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पर्ण रहित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, मतलब स्वयं का ये अपना खुद का भोजन बनाते हैं, इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। अतः इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी अर्थात हरे पौधों में ही होती है। इनको उत्पादक कहते हैं। समझ में आ गया होगा उत्पादक। उत्पादक ऐसे भी पूछ सकता है, उत्पादक किसे कहते हैं, समझाइए उदाहरण सहित। उपभोक्ता कंज्यूमर, तो खाद्य पदार्थों का उपभोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे ही हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इसलिए ये जंतु शाकाहारी भी कहलाते हैं, क्योंकि पौधे ही होते हैं। उत्पादक, तो इनको जो पहले खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, तो इनको खाने वाले शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, खरगोश, ये सभी है ना। ओके, समझ में आ गया। आगे द्वितीयक उपभोक्ता, तो जो इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, मतलब इन जंतुओं का जो आपने पढ़ा प्राथमिक उपभोक्ता में, इनका उपभोग करेंगे, इनको खाएंगे, जैसे कि जोंक, मेढक, टोंड, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया फैलाने वाली मादा मच्छर जिसको एनाफिलीज कहते हैं, ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। अगला अगर देखें तृतीय उपभोक्ता में, तो तृतीय उपभोक्ता में कौन आएगा, है ना। तो इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं मतलब कि मांसाहारी जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे कि सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि, ये सभी क्या है तृतीय उपभोक्ता हैं। अगला है अपघटक जैविक में, ठीक है ना। तो अपघटक जो होता है या फिर इनको हम अपरद भोजी भी कहते हैं, ये परपोषी मृत जीवों या जंतुओं अथवा पौधों का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे छोटे भागों या में विभाजित ना हो जाए। इन जीवों को अपरदभोजी या अपरदहारी कहते हैं। इसका उदाहरण है फफूंद जिसको कवक कहते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा सूत्रकृमि, केंचुआ, जूलस, है ना, स्प्रिंग टेल्स, ये सभी आ जाएंगे आपके अपघटक के उदाहरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है रुधिरदाता तथा रुधिरग्राही को तालिका से स्पष्ट कीजिए। मतलब कि रुधिर देने वाले और रुधिर ग्रहण करने वाले को तालिका के द्वारा समझाना है कि कौन किसका ब्लड ले सकता है ना, कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, मतलब चढ़वा सकता है दूसरे व्यक्ति को, है ना। तो
रुधिर वर्ग 4 वर्ग है, आपको बांटा है ना। अगर देने वाला ए है कैपिटल ए, तो ये जो है कैपिटल ए को दे सकता है, बी वाले को नहीं दे सकता है, और ए बी वाला इसका खून ले सकता है। मतलब जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर रुधिर वर्ग ए है तो ये अपना ब्लड जो है रुधिर वर्ग ए वाला और ए बी वाले को दे सकता है। मतलब रुधिर वर्ग जिसके अंदर ए पाया जाएगा और ए बी, ये दोनों ए वाले ब्लड को अपने अंदर चढ़वा सकते हैं। अगला, जिसके अंदर बी पाया जाएगा ये बी वाले को चढ़ेगा और ए बी वाले को चढ़ेगा, लेकिन ए वाले को नहीं चढ़ेगा और ना ओ वाले को, ठीक है। अब जिसके अंदर ए बी ग्रुप पाया जाएगा ब्लड का, वो ए वाले को दे नहीं सकता है ना बी वाले को, ये सीधा ए बी ग्रुप को ही देगा, और ओ वाले को तो बिल्कुल नहीं दे सकता है। और जो ओ है, मतलब ये सर्वदाता कहते हैं, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। और ये ए बी जो है सर्वग्राही है ना, ये ए और बी दोनों ग्रुप के ब्लड को अपने अंदर ले सकता है, चढ़वा सकता है। सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। तो सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्तदाता क्या है? सर्वदाता ओ हो जाएगा और सर्वग्राही ए बी हो जाएगा। क्लियर। अगला, रक्त दाब किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, यह रक्त नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है ना। तो रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं पर डाला गया दबाव रक्तदाब कहलाता है। तो रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं पर डाला गया दबाव प्रेशर ही रक्तदाब कहलाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक तथा हृदय शीतलन के समय यह दाब कम होता है। और रक्तदाब को दाबांतर मापी से मापा जाता है, मतलब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अगला, ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, आइए जानते हैं खाद्य श्रृंखला। पहले ही पढ़े थे, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक खाद्य श्रृंखला है और एक खाद्य जाल है, इन दोनों को देखते हैं। तो खाद्य श्रृंखला को समझाइए, आइए देखते हैं। जीवमंडल के जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। इन जैव घटकों की भोजन बनाने तथा उपभोग संबंधी पारस्परिक क्रियाएं जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक लक्षण है। तो आप शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं, जो ब्लैक से पूरा दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो। जीवों की ऐसी श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से रिलेटेड हो, संबंधित हो, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है ना। चलिए बस इतना याद रखेंगे, बहुत है इतना, ठीक है ना। ये रही खाद्य श्रृंखला एक, ठीक है। शैवाल, ये रहा लघु जंतु, छोटी मछली, बड़ी मछली, बृहत मछली, ये दिखाया गया है, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, इससे भी ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आप बहुत सही समझेंगे। खाद्य जाल को पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए या फिर खाद्य जाल को समझाइए और एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं खाद्य जाल किसे कहते हैं। तो जीवमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। एक ही भूभाग में एक से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ सक्रिय हो सकती है ना। उदाहरण के लिए एक घास स्थल में आप जाएं और देखेंगे, यहाँ पे 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ आपको दिखेंगी, ठीक है ना। कौन कौन सी? जैसे कि पहला बनेगी घास, है ना, घास तो है ही। फिर टिड्डा देखेंगे आप, गिरगिट या छिपकली, बिरबाज। तो घास तो उत्पादक बनेगा, इसको कौन खा लेगा? टिड्डा। टिड्डे को गिरगिट, ये द्वितीय बन जाएगा, और बाज खाएगा इसको तो तृतीय। तो पहला तो ये बन गया आपकी फूड चेन, मतलब कि खाद्य श्रृंखला एक ये बनी। अब दूसरा क्या बन सकती है यहीं पे, मतलब आप गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दूसरी क्या बनेगी? दूसरी ये बनेगी, उसी घास के मैदान में हरे पौधे को चूहा है मिल गया, चूहा खा रहा है, चूहे को बिल्ली खा रही है, सांप खा रहा है, और सांप को बाज और शेर खा रहा है, ठीक है। और तीसरा बनेगा खरगोश, मान लो घास को खा सकता है, बिल्कुल खाएगा। फिर खरगोश को भेड़िया खा ले, भेड़िया को शेर चीता खा ले। तो देख रहे हो ना, एक ही चीज़ को कई लोग खा रहे हैं। अब देखो इसी का चित्र बना के दिखाया गया है यहाँ पे, इसको करते हैं जूम, ये रहा, ये आप समझेंगे। देखो यहाँ पे नंबर 1 पे पौधा हो गया, उत्पादक है। पौधे कौन खा रहा है? खरगोश, ठीक है। और पौधे कौन खा रहा है? कीट। और पौधे कौन खा रहा है? चूहा। तो देख रहे हो एक ही वस्तु को 3 जो है यहाँ पे जंतु खा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक जाल बन गया। फिर कीट को मेढक, ठीक है, कीट को मेढक, मेढक को सांप, और सांप को बाज, और सांप को चूहे को सांप, मतलब ठीक है ना। और खरगोश को बाज। देखो बाज जो है ये सांप को भी खा सकता है
और चूहे को भी खा सकता है, और जो चूहा है इस चूहे को बाज खा सकता है और इसी चूहे को सांप भी खा सकता है। तो एक प्रकार से एक जाल बन गया है ना, खाद्य श्रृंखला का पूरा जाल बन गया। तो इसको हम कहते हैं खाद्य जाल। जब एक ही वस्तु को कई सारी वस्तुएं खा लें तब यहाँ पे क्या बनता है, खाद्य जाल बनने लगता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो आइए देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या है, आइए देख लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या दूसरे का आहार बनता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। मतलब कि एक दूसरे को खाएगा बस और दूसरा तीसरे को नहीं खाएगा, तो ये खाद्य श्रृंखला बनी। और जब खाद्य जाल है तो इसमें पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं। मतलब कि एक प्रकार से जटिल जाल बन जाता है कि एक ही है ना जंतु को कई जंतुएं खा सकते हैं, तो यहाँ पे एक जाल बन जाता है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है खाद्य श्रृंखला में कि आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या निश्चित होती है 5 से 6 बस, जबकि इसमें अनगिनत होती है कि मतलब एक को ही 10 जंतु खा सकते हैं एक ही जीवधारी को, तो ये खाद्य जाल है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है, जबकि इसमें देखे थे भी आप कि अलग अलग स्थान होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा चुंबक के गुण लिखिए। तो ये तो हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, तो समय खराब करते नहीं, बहुत तेजी से देखेंगे इसको। चुंबक के गुण क्या है, चुंबक क्या करता है, लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि चुंबकत्व किसे कहते हैं तो आप कहोगे लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है चुंबक के पास, वो चुंबकत्व कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। अगला, चुंबक को क्षैतिज तल में यदि आप स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो उसमें 2 ध्रुव मतलब सदैव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरता है, ठीक है ना। अगला, विद्युत चुंबक से आपका क्या अभिप्राय है, तो आइए जानते हैं विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो यदि किसी नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक तारों को लूप के आकार में लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। जैसे कि ये नर्म लोहा है और इसके ऊपर तार लपेट दिया जाए तांबे के और इसमें फिर धारा प्रवाहित की जाए, तो ये जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये नर्म लोहा जो है चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, मतलब इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, समझ रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। आगे, इसका चुंबकत्व उस समय तक ही रहता है जब तक कि तांबे के तारे में धारा प्रवाहित हो रही, मतलब ये एक प्रकार से अस्थायी चुंबक बनता है, क्योंकि जब तक इसमें धारा बहेगी तब तक इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा। जैसे ही धारा हम बंद कर देंगे इसमें प्रवाहित करना, वैसे ही इसका जो है क्या आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो खत्म हो जाएगा, तो ये अस्थायी है एक प्रकार से। अब विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, है ना। तो विद्युत चुंबक बन गया क्योंकि विद्युत धारा के कारण ये बन रहा है ना चुंबक, तो ये इसको हम कहेंगे विद्युत चुंबक। अगला, विद्युत चुंबक के उपयोग, तो लोहे के कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए विद्युत चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, विद्युत घंटी, टेलीग्राफ, टेलीफोन, लाउड स्पीकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, और अगर देखें इसका उपयोग कहाँ होता है विद्युत चुंबक का, तो शरीर के घाव एवं आँख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। चुंबकीय रिले मतलब मैग्नेटिक रिले में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, विद्युत मोटर में भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि पंखा, कपड़ा धोने की जो मशीन है, इन सभी में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के प्रभाव क्या है। तो विद्युत धारा के प्रभाव क्या है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव, तो किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक के सभी तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हमने अभी दिखाया था आपको। अगर आपके पास ये कोई लोहा है और इस पर आप तार लपेटते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबक बन रहा है ना, चुंबक का प्रभाव, तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा। उदाहरण, धारामापी की कार्यप्रणाली में इसी प्रकार पर आधारित है, मतलब धारामापी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। उसमें प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक में ऊष्मा पैदा होने की प्रक्रिया या ऊष्मा उत्पन्न होने की जो क्रिया होती है उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग अनेक जो है करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि प्रेस बनाया गया है, विद्युत अंगीठी बनाई गई है, पानी गर्म करने का जो बनता है उपकरण, ठीक है ना। उसके बाद केतली है, कमरा गर्म करने के लिए जो हीटर है, ब्लोअर है, टोस्टर है, बेकिंग ओवन है, बल्ब है, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उदाहरण हैं,
ठीक है, अगर पूछ लेगा तो आप लिख देंगे एग्जाम में। रासायनिक प्रभाव भी देख लेते हैं। तो कुछ द्रवों जैसे कि नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जो आपका बनता है यहाँ पे पूरा विलयन, सॉरी हट गया क्या इसमें, ओके डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है ना, ये हट गया, कोई दिक्कत नहीं यार, बस 2 याद रखेंगे बहुत है। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिग आयरन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। देखो 19 में 16 में 2 बार तो ऐसे ही पूछा गया है, ये भी दिख गया। तो पिग आयरन किसे कहते हैं? वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है पिग आयरन, या फिर कच्चा लोहा या ढलुआ लोहा कहलाता है। तो पिग आयरन किसे कहते हैं? वात्या भट्टी से जो प्राप्त कच्चा लोहा होता है या ढलुआ लोहा, उसे हम पिग आयरन कहते हैं। इसमें 93% तक तो लोहा होता है, जबकि 4 से 5% क्या होता है? कार्बन, और शेष में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है या भंगुर भी होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने, स्टोरेज टंकी बनाने, नहाने के टब बनाने, कूड़ादान, इन सभी को बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? पिग आयरन का। पिग आयरन किसे कहते हैं? तो जो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा होता है, जिसको कच्चा लोहा या ढलुआ लोहा कहते हैं, वो पिग आयरन कहलाता है। और इससे क्या बनाए जाते हैं? पाइप है, स्टोरेज टंकी है, नहाने के टब है, कूड़ादान है, इन सबको बनाया जाता है। आगे देखिए, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो चुंबक के सिरे पर है ना, सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे आकर्षण का गुण पाया जाता है ध्रुवों पर। जैसे जैसे हम चुंबक में बीच की ओर जाते हैं, इसमें चुंबकत्व तो खत्म होता चला जाता है, और बीच में जाने पर चुंबकत्व तो पाया ही नहीं जाता है। तो सिद्ध करना है, ये देखते हैं। सर्वप्रथम कागज़ पर लोहे का बुरादा लेकर फैला दें। वही कागज़ लें आप, कागज़ पर लोहे का बुरादा क्या करें? फैला दें। उसके बाद एक क्षण चुंबक को लेकर लोहे के बुरादे के पास चारों ओर क्या करें? घुमाएं। तो क्या देखोगे आप कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है, ठीक है, बीच में नहीं चिपकता है, किनारे किनारे पर ज़्यादा मात्रा में चिपकता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि चुंबक के सिरों पर, मतलब कि उत्तरी और दक्षिणी सिरों पर, यहाँ पे चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है, मतलब यहीं पे आकर्षण बल ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं क्लास को। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा आप स्कोर करके आएंगे एग्जाम में, मैं श्योरिटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने पूरा 100% अपना दिया है, ठीक है, इस पूरे टॉपिक पे। तो वीडियो को आप अच्छे से वॉच करना, है ना, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। आपके अगर कोई भी भाई बहन, कोई भी अगर बीटीसी या टीचिंग से रिलेटेड या आप कोई भी तैयारी करेंगे आगे, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आप लगातार बने रहें, वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।